वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजिस का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। सगाही ऑटोज लिमिटेड 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ऑटम 2021 के अटेम्प्ट में ये एग्जामिन हुआ है। तो क्वेश्चन है कि सगाई ऑटोज लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स। SAL एक्वायर्ड ईच यूनिट ऑफ व्हीकल अल्फा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट अ कॉस्ट ऑफ 26 मिलियन। अब ये डीलर हैं और ये लीज पर अगर दे रहे होंगे तो ये मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर वाली सिनेरियो आ जाएगा और इन्हें हर यूनिट जो मैन्युफैक्चरर से मिलता है वो 23 और ये उसे सेल करते हैं 30 मिलियन। तो वी कैन से कि ये फेयर वैल्यू है 30 मिलियन जिस पर ये आइटम सेल होता है। द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अल्फा इज 5 years। तो कुछ जो आगे डिटेल्स हैं उनको देखते हैं। फ्यू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर डिड नॉट हैव एडिकेट फंड्स टू परचेज अल्फा ऑन कैश, यानी रूटीन में तो डीलर से लोग चीजें कैश पर परचेज करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स जो हैं उनके पास पैसे नहीं थे। Therefore, SAL entered into following arrangement during the year ended 31st December 2020। तो हमें 3 अरेंजमेंट्स आगे बताए हुए हैं 1 2 3 और फिर कुछ इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹1 million वाज इनकर्ड बाय SAL। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये क्योंकि डीलर हैं तो डीलर के लिए हम इसको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं करते और इसको प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% पर। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहां पर अगर कोई रेट लो चार्ज किया गया होगा, आर्टिफिशियल लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया होगा, तो वहां पर हमें खास तौर पर देखना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्या बन रही है, और अगर वो फेयर वैल्यू से कम है तो फिर हमें उसके ऊपर रिकॉर्ड करना चाहिए नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को, रादर देन कि हम फिर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। तो नॉर्मली अगर आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आपको इस बात का देखना चाहिए कि आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट कोट ना किया गया हो मैन्युफैक्चरर और डीलर लीज की सूरत में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव लीज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एल यानी लेसर फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। तो हम तीनों अरेंजमेंट्स को 1 by 1 देखेंगे और हर अरेंजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। तो स्टेप वाइज तीनों अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं और पहला अरेंजमेंट अब डिटेल में देखते हैं। तो पहला अरेंजमेंट है कि ऑन 1 जनवरी 2020 यानी ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में SAL लीज्ड अल्फा टू हारिस, अल्फा जो प्रोडक्ट है, टू हारिस फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 years। तो 5 में से 4 years के लिए लीज पर दे रहे हैं 80% ऑफ द लाइफ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो ये लो इंटरेस्ट रेट कोट हुआ है। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 4 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल ऑन 31st December ईच ईयर, यानी पेमेंट इन एरियर्स है। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट ₹5 million which is guaranteed by a third party related to SAL। जब लेसर से खुद पार्टी रिलेटेड हो तो उसको गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाता, वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ही कंसीडर होगी। तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये अनगारंटीड ही हम इसको ट्रीट कर रहे होंगे। तो इसमें जो मेन इशू है, इस सारे सिनेरियो में हमें तमाम डिटेल बताई गई है, लेकिन जो चीज़ नहीं बताई गई वो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं बताई गई। तो हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि उसकी बेसिस पर जो 15% का मार्केट रेट गिवन है उसकी बेसिस पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है। तो ये 2 इंपैक्ट्स हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर हम जर्नल एंट्रीज पास कर सकेंगे। तो इसका सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। तो लीज जो हारिस को की गई है, जर्नल एंट्रीज का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है लीज इंस्टॉलमेंट। तो लीज इंस्टॉलमेंट के लिए हमें एक तो एन्यूटी फैक्टर चाहिए, और जब इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट पार्टीज के दरमियान
अरेंजमेंट के थ्रू फाइंड आउट की जाती है। तो पार्टीज के दरमियान जो अरेंजमेंट है वो 10% पर हुआ है, जो रेट लीज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो 10% के रेट की एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं 4 ईयर्स के लिए, दैट वुड बी 3.1699, कैलकुलेटर पे कर लेंगे। और 4 साल के बाद जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है उसके लिए पीवी फैक्टर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट वुड बी 0.6830। अब हमें इस बात का आइडिया है कि ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए इम्प्लिसिट रेट की बेस पर फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। तो हम नेट इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इन तीनों चीज़ों को जब आप कंबाइन कर लेते हैं तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट ही बन जाती है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द रेट, वो इक्वल होना चाहिए फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज को डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि वो रेट जो इन तीनों चीजों की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल कर दे फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। अब हमें यह पता है कि इस सारी बात में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो इस सिनेरियो में जीरो होंगी क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है, कोई अमाउंट गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की नहीं तो वो भी जीरो होगी। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की अमाउंट गिवन है 5 की, रेंटल्स की अमाउंट हमें गिवन नहीं है, फेयर वैल्यू भी गिवन है। फेयर वैल्यू कहां गिवन है देखते हैं, 30 मिलियन की फेयर वैल्यू गिवन है जिस पर आप रूटीन में सेल करते हैं। तो हम इसके अंदर फिगर्स को पुट कर लेते हैं। रेंटल्स जो कि अननोन हैं उनको मल्टीप्लाई किया हमने 3.1699 से, क्योंकि ये सीरीज ऑफ पेमेंट होनी है 4 ईयर्स। गारंटी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं थी, वो जीरो। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटी रेजिडुअल वैल्यू के लिए 5 की अमाउंट क्वेश्चन में सिनेरियो में दी हुई है, फेयर वैल्यू 30 की यूज की। तो इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो हमने कैलकुलेट करना है एंड दैट इज रेंटल। तो रेंटल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 8.39 का। और जब हमारे पास रेंटल कैलकुलेट हो जाएगा तो हमने अब रेवेन्यू और जो रिकॉर्ड करना है और जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज देखनी है उसको हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अब जब बात आएगी कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपका क्योंकि इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली लो कोट हुआ हुआ है तो आपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है 15% का, और इसके ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं 15% की बेसिस पर 4 ईयर्स का, दैट वुड बी 2.8550। और इसी तरह पीवी फैक्टर ले लेते हैं ताकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो पीवी फैक्टर ले लिया हमने 4 ईयर्स का, दैट इज 0.5718। तो कैलकुलेशन असल में हमने करनी है रेवेन्यू की और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली दैट वुड बी रेंटल मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, 8.39 इंटू 2.8550, तो ये हमारे पास आ जाती है अमाउंट 23.95 मिलियन। अब अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्टमेंट के तौर पर यूज होगी जिस तरह हम एंट्रीज करते हैं। तो दैट वुड बी 2.86 और टोटल कर लेते हैं अगर इसका हम तो वो बन जाएगा 26.81। अब हमारे सामने है कि जो फेयर वैल्यू है वो 30 की है और जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 26.81 की आ रही है, और जिसमें से रेवेन्यू जो आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास आ रहा है 23.95 का, जो कि 23.95 30 की फेयर वैल्यू से कम है। तो वी कैन से कि रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू ऑफ 30 मिलियन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 23.95 में से जो लोअर अमाउंट हो विच इज प्रेजेंट वैल्यू। तो इस हिसाब से अब एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले देखें कि आपकी नेट इन्वेस्टमेंट लीज कितने की रिकॉर्ड होगी, दैट वुड बी 26.81। तो 1 जनवरी को जब हमारा लीज एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट लीज डेबिट हो जाएगी 26.81। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं लेकिन पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो रेवेन्यू हमने जिस तरह डिस्कस किया कि 23.95 का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमें गिवन है 26 मिलियन, तो इन्वेंट्री हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगी, चली जाएगी 26 मिलियन की। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम एक्सपेंस 26 का नहीं बना सकते, क्योंकि 26 में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स हमें 2.86 वापस मिल जाएगा। तो जो वापस मिल जाएगा वो हम एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ उतना एक्सपेंस बनाएंगे जो हमें वापस नहीं मिलना। तो 26 में से 2.86 लेस कर देते हैं और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो एक्सपेंस बनेगा वो 23.14 का बनेगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एट इंसेप्शन ऑफ लीज। जब हमने ये एंट्री पास कर ली तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन में कि डायरेक्ट एक कॉस्ट भी गिवन है 1 मिलियन की, बट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था क्योंकि मैन्युफैक्चरर और डीलर है तो 1 मिलियन की अमाउंट एक्सपेंस बना देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिए जो अमाउंट इनकर हुई है। इसके बाद ईयर एंड पर जब आते हैं तो हमें एक तो रिकॉर्ड करना है अपनी फाइनेंस इनकम को इस नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो उसकी एंट्री बेसिकली हमारी क्या होगी कि फाइनेंस इनकम तो इनकम के तौर पे क्रेडिट होगी। इनकम हमारा रिसीवेबल है, नेट इन्वेस्टमेंट लीज क्योंकि रिसीवेबल ही होता है, तो रिसीवेबल है 26.81 का। इसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 15%, क्योंकि हमने उसी प्रेजेंट वैल्यू को यूज किया। दैट वुड बी 4.02, और इनकम की वजह से हमारा रिसीवेबल बढ़ जाएगा 4.02। फिर हमें फर्स्ट पेमेंट रिसीव होगी जो कि ईयर एंड पर ही होगी। तो जब पेमेंट रिसीव होगी तो बैंक डेबिट होगा। पेमेंट कितने की रिसीव होगी, जो हमने रेंटल कैलकुलेट किया था उतने की ही रिसीव होगी, बैंक डेबिट हो जाएगा। और नेट इन्वेस्टमेंट लीज यानी जो हमारा रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन बन गया कि हमें सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के हिसाब से लीज की अकाउंटिंग करनी है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इसमें कंसीडर नहीं की जाती, तो जो एक्सपेंस हुआ है वो सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। फिर हम इंटरेस्ट इनकम और जो है पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ये दो जो आखिर में दो एंट्रीज हैं इनको बाज़-औक़ात नेट बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। हमने क्योंकि थ्रू आउट ऑल लेक्चर्स एंड वीडियोस इनको सेपरेट इसी तरीके से ट्रीट किया है, तो हमने यहाँ पर भी इन्हें सेपरेट ही कंसिस्टेंसी के लिए एंट्रीज को पास किया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 यानी ईयर के स्टार्ट के 3 मंथ्स के बाद एचसीएल लीज्ड अल्फा टू यासिर फॉर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो आउट ऑफ 5 इयर्स लाइफ 3 इयर्स का मतलब है 60%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज 18% है जो कि मार्केट रेट है। तो मार्केट रेट से ज़्यादा होने का मतलब है कि हमें इस लीज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम फेयर वैल्यू के अलावा यूज़ करें, तो आप फेयर वैल्यू डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चेक करना चाहें तो उसके लिए हम एक वर्किंग बना लेंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10 मिलियन इज टू बी पेड इन एडवांस। गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमें रेंटल गिवन है, तो हमें रेंटल को फाइंड आउट नहीं करना। 10 मिलियन का है लेकिन पेमेंट इन एडवांस है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म यासिर हैज एन ऑप्शन टू परचेज अल्फा एट 7.1, यानी बारगेन परचेज ऑप्शन मौजूद है, जिससे जो हम देखेंगे कि और वो लिखा हुआ है इट इज रीजनेबल कि यासिर विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, यानी बारगेन परचेज ऑप्शन है और कंफर्म है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो हम जब इसकी रीजनेबल सर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो 7.14 की जो परचेज ऑप्शन की वैल्यू है उसको भी हमें अपनी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो वंस अगेन सेम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये पार्ट आसान है क्योंकि यहाँ पे हमें रेंटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बना लेंगे।
उसके बाद हमें सिमिलर एंट्रीज तकरीबन करनी है, लेकिन हमें जो है रेवेन्यू वैसे डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर है कि जो रेट है वो 18% है, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो लोअर रेट चार्ज नहीं किया गया, हायर ही किया गया, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन और कंसिस्टेंसी हम ये कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं। तो रेवेन्यू और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज अगर आप देखें, एन्यूटी फैक्टर 3 इयर्स की बेसिस पर लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमने टू यूज किया, एन्यूटी ड्यू का फार्मूला लगाया बेसिकली, क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो रही है, तो उसका फैक्टर आ जाता है 2.6257। और जो हमें एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बार्गेन परचेज ऑप्शन गिवन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 0.6575। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अब कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 का रेंटल है और 7.14 का परचेज ऑप्शन है। रेंटल के साथ एन्यूटी फैक्टर लगाया क्योंकि वो 3 पेमेंट्स होनी है, और 7.14 क्योंकि 1 ऑफ होनी है, उसके साथ पीवी फैक्टर लगाया। तो ये अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है 30.95। वंस अगेन द फेयर वैल्यू इज 30 मिलियन, और 30 और 30.95 में से लोअर अमाउंट ऑब्वियसली फेयर वैल्यू है। तो रेवेन्यू 30 मिलियन पे रिकॉर्ड होगा, और इसमें क्योंकि कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वगैरह नहीं है, तो बेसिकली डायरेक्ट हम अपनी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को भी इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, जो कि 1 अप्रैल 20 है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू के इक्वल ही, क्योंकि इसमें कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर देते हैं फेयर वैल्यू पे 30 का। फर्दर हम इन्वेंट्री हमारे पास से जा रही होगी, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 26 मिलियन। इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्सपेंस बना देंगे 26 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है पार्ट 1 की तरह, क्योंकि यहाँ पर कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट सिमिलर वे में हमारी एक्सपेंस बनेंगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है। तो जिस तरह हम पार्ट 1 में हमने एक्सपेंस बनाया था, वैसे ही अब भी एक्सपेंस बनाएंगे। इसके बाद जब हम बात करें, तो इसमें पेमेंट जो है वो इन एडवांस है। एडवांस में जो पेमेंट है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 1 अप्रैल 2020 को ही। बैंक में पैसे रिसीव हो जाएंगे, और रिसीवेबल फर्स्ट डे पर ही कम हो जाएगा 10 से। अब जो नेट अमाउंट बाकी बच जाएगी ईयर एंड पर, उस पर हमें इंटरेस्ट का एक्रूवल रिकॉर्ड करना होगा। तो फाइनेंस इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है वो 18% है, जैसा क्वेश्चन में बताया हुआ है। और अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है। तो 30 में से 10 की पेमेंट लेस करने के बाद 30 का रिसीवेबल डेबिट किया था, 10 का क्रेडिट किया है, तो बैलेंस बच जाएगा 20, और उस पे 18% फॉर 9 मंथ्स, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स, दैट वुड बी 2.7। सेम अमाउंट से हमारा रिसीवेबल बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक ये पैसे रिसीव नहीं हुए। तो ये हमारी टोटल एंट्रीज बनेंगी। तो हमने इंसेप्शन पर नेट इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, और इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग है, सेलिंग एक्सपेंस बनाना है, डायरेक्ट कॉस्ट को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और डीलर की लीज है। पेमेंट जो रिसीव हुई एडवांस में, पहले इसलिए पेमेंट रिकॉर्ड होगी, और बाद में इंटरेस्ट का एक्रूवल रिकॉर्ड होगा। सो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो टिपिकली जिस तरीके से ये लीज स्कीम में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वाली बात हो रही थी, और फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग हम कर रहे थे, लेकिन थर्ड पॉइंट पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज इन्वॉल्व है। ऑन 1 अगस्त 2020 SAL लीज्ड अल्फा टू फैसल फॉर अ नॉन कैपेबल पीरियड। सो अगर इसको आप 5 ईयर्स की लाइफ पे बेस करें, तो जस्ट उसका 30% है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 मिलियन,
पे हो रही है एरियर्स में। पार्ट 1 में फाइनेंस लीज इसलिए थी बेसिकली, जस्ट टू रिकैप, कि उसमें 4 साल की लाइफ थी आउट ऑफ 5 ईयर्स, दैट इज 80%। सेकंड वाले में क्योंकि परचेज ऑप्शन था जो कि रीजनेबली सर्टन था, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है, तो वो भी फाइनेंस लीज थी। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 3 मिलियन की। SCL विल डिस्पोज ऑफ दिस यूनिट ऑफ अल्फा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एट एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ, यानी आपने जो है 30% लाइफ है, उसके बाद परचेज भी नहीं करना लेसी ने इसको, तो चीज़ वापस आ जाएगी। और हम ये समझते हैं कि 1.5 साल के बाद आएगी, तो 6 मंथ शायद किसी और को रेंट पर दे दें, और फिर इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे फॉर 11 मिलियन। तो रेजिडुअल वैल्यू भी हमारे पास है। तो इसमें जो हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि ये चीज़ मैन्युफैक्चरर और डीलर है, तो पहले तो इन्वेंट्री से इसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लेकर जाना होगा। दूसरी बात ये होगी कि ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये अब लॉस में नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कैपिटलाइज होगी। फिर रेंटल इनकम को हम रूटीन में जिस तरह रिकॉर्ड करते हैं वैसे करेंगे। 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पहली पेमेंट तो हमें अक्टूबर के एंड पर मिल जाएगी। फिर नवंबर और दिसंबर के पैसे अभी तक नहीं मिले होंगे, तो उसका एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे 2 मंथ्स का। और फिर हमें डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी होगी, जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमने बनानी है। 1 अगस्त 2020 को लीज की इंसेप्शन है, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री से ट्रांसफर कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 26 मिलियन की कॉस्ट पर, जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें बताई गई है। जब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासिफाई हो जाएगा, तो जो इस पे डायरेक्ट कॉस्ट हमारी लगेंगी वो अब एक्सपेंस नहीं बनेंगी, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी, जो कि हमारा व्हीकल का एसेट है। 1 की डायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी इन दिस केस। अब जो हमारे पास फर्स्ट रेंटल आएगा वो 1 अगस्त के बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आनी है और एरियर्स में आनी है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के एंड पर आएगा। तो 3 मिलियन का हम ये रेंटल जो रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम। लेकिन इसके बाद नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स हैं जिनका हमें एक्रूवल भी रिकॉर्ड करना चाहिए ये रेंट पर। तो रेंट इनकम हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 3 मिलियन है 3 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स के लिए 2 मिलियन अमाउंट बन जाएगी। सेम अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो रेंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर लेंगे। और ईयर एंड पर क्योंकि आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपको डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी है। 26 और 1 ये बनता है 27, और रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 11 मिलियन। तो इस बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 26 प्लस 1 27, 11 की रेजिडुअल वैल्यू लेस करके टोटल 2 ईयर्स का मतलब है 24 मंथ्स, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक बनते हैं 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 3.33। इस तरह से हमारे पास जो है ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये क्योंकि एक ऑपरेटिंग लीज थी, पहले हमने इन्वेंट्री से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर किया, जो डायरेक्ट कॉस्ट थी उनको कैपिटलाइज किया, रेंट जितना रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड किया, जितना रिसीव नहीं हुआ था उसका एक्रूवल रिकॉर्ड किया, और जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अब हमने रिकॉर्ड किया हुआ उस पर 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज की, सिंस इट वाज क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। So that's all about this question, and today have a good day.